अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में क्लास 10th के जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 1 के एमी इंग्लिश सेंटर के गेस्ट पेपर से, अनीस हुसैन से और प्रैक्टिकल सेंटर से। देखो वीडियो इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल ना पेपर में लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, टोटल 6 न्यूमेरिकल है। चैप्टर नंबर 10 की बात कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 मैंने बोला है, बेसिकली आपका चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 10 है। तो कंफ्यूज नहीं होना सर आप ये 1 और 10 में क्या कंफ्यूजन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल देख लो और कॉपी लो मेरे साथ, उसमें ना लिख लो ताकि ये आपके पास सेफ़ रहें। और ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल सेंटर में भी मौजूद है और अनीस हुसैन में है या नहीं उस पर बात करते हैं, और एमी इंग्लिश सेंटर में तो मौजूद ही है। तो चलो सबसे पहले जो है वो एमी इंग्लिश सेंटर से स्टार्ट लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरे कोचिंग्स को फॉलो करते हैं। अच्छा, मैं साथ साथ ना समझाने के कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा ताकि आपको ना बात अच्छी तरह समझ में आए। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला आपके पास जो न्यूमेरिकल है वो बराबर में चल रहा है, ज़रा उसको देखो। द वेव मूविंग इन अ पॉन्ड। देखो पॉन्ड क्या होता है, आपने देखा है कि पहाड़ के दरमियान में पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, उसके दरमियान में एक छोटा सा जो है वो पानी का तालाब है, छोटा सा पानी का तालाब। या अगर आप रेगिस्तान में जाओ, छोटा सा पानी का तालाब, ये दरिया नहीं होता। यहाँ पर पानी जो है ना बारिश की वजह से या नीचे अगर कोई चश्मा है उसकी वजह से आके जमा हो जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत छोटा सा होता है, स्विमिंग पूल टाइप का होता है। अब आप बात समझ गए होगे, कुदरती स्विमिंग पूल कह लो जिसे आप, ठीक है। तो आपके पास ऐसा एक पॉन्ड है। अब मैं उसको यहाँ ड्रॉ करूँ तो वो इस तरह से देखो ड्रॉ हो जाएगा। चलो इस तरह से ड्रॉ हो गया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारा जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 1 है। पेपर में भी ऐसे ही करना, गिवन डेटा की हेडिंग डालना, ठीक है, और फिर टू फाइंड की हेडिंग डालना और फिर जो है सोल्यूशन शुरू करना। अब इस पॉन्ड के अंदर जो है ना वेव मूव कर रही है। समझो एक वेव है, आप पत्थर मारोगे एक वेव होगी जिसकी वेवलेंथ, इस वेव की वेवलेंथ देखो, इस वेव की वेवलेंथ है आपके पास। तो वेवलेंथ कितनी दी हुई है आपको, वेवलेंथ 1.6 मीटर। और वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, क्रस्ट टू क्रस्ट, ट्रफ टू ट्रफ डिस्टेंस, एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रस्ट, एंडिंग पॉइंट ऑफ ट्रफ। आई होप आपको ये याद हो, ठीक है। तो ये समझ लो ये एक वेवलेंथ है आपके पास, ये वेवलेंथ आ गई। अच्छा, तो वेवलेंथ पता चल गई। फ्रीक्वेंसी पता है ना कि कितनी वेव आ रही हैं एक सेकंड में, फ्रीक्वेंसी है आपके पास, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है यहाँ पर आपको 0.80 हर्ट्ज़ की, ठीक है। सिंपल कह रहे हैं कैलकुलेट स्पीड कैलकुलेट करो, ठीक है। अच्छा देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, v = f लैम्डा। अगर वेव में स्पीड कैलकुलेट करनी है ना तो ये फॉर्मूला है, v = f लैम्डा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, 0.8, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, 1.6। अब देखो दोनों के यूनिट ऐसा ही हैं, तो सिंपल आप कैलकुलेट कर लो। तो 0.80 मल्टीप्लाई बाय 1.6। अब इस तरह का अगर न्यूमेरिकल पेपर में आ जाए तो आपकी तो ईद हो जाए। और यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट नहीं लिखना भूलना, वरना तो एक नंबर सीधा सीधा कट जाएगा। अच्छा, गेस्ट पेपर में यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक नज़र आ रही है मुझे, वो मीटर का स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है, तो उसको करेक्ट करना। ये मीटर का स्क्वायर है, मीटर है मतलब मीटर पर सेकेंड है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। एक बात समझ आ गई। चलो अब दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं, इसको मैं बने रहने देता हूँ। अब आता है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। अब यहाँ पर ना फिगर की बात हो रही है, गिवन डेटा लिख लेते हैं, गिवन डेटा टू फाइंड। अब देखो फिगर तो यहाँ पे मुझे एज सच कोई इतनी नीड नहीं है, लेकिन अगर आप बुक में देखोगे ना तो ये फिगर गिवन है, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन आप बुक में जाके देख सकते हो, गिवन है फिगर। द गिवन फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस द टाइम ऑफ अ वेव। वो वहाँ फिगर से आपको निकल आएगा, लेकिन यहाँ भी हमारे पास गिवन है चीज़ें, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। स्पीड हमें गिवन दी हुई है, बेसिकली समझ लो एक वेव है और आपको अभी स्पीड गिवन है। स्पीड यानी v लिखूँगा मैं, बहुत जगहों पर एस भी लिख देते लेकिन मैं v लिखूँगा। अच्छा, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। देखो दो चीज़ें मांगी हैं। सबसे पहले उन्होंने मांगा है आपसे ए देख लेते हैं ए में क्या मांगा है। एक तो उन्होंने टाइम पीरियड जिसे हम टी कहते हैं, और दूसरा हमें फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमें पता है, ठीक है। टी = 1/f या f = 1/t। अच्छा, एक तो ये चीज़ आ गई। कैलकुलेट द वेवलेंथ भी आपने कैलकुलेट करनी है, तो बल्कि यहाँ लिखते हैं ना,
तो गिवन तो जैसे आपको वी कर दिया उन्होंने, अब सोल्यूशन की हेडिंग डाल के काम करते हैं। अच्छा देखो, ये मुश्किल नहीं है, न्यूमेरिकल आसान है, जस्ट फिगर अगर आपने इसकी देखी हो तो उससे आपको बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं क्या, सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो कैलकुलेट करना आसान होगा। ठीक है, अच्छा टी जो है ना, टी हमें ग्राफ से मिलेगा। अब ग्राफ में यहाँ बना नहीं सकता, वरना बना देता। टी की वैल्यू लिख लो ताकि हमारा ये न्यूमेरिकल आगे चल सके, वरना ये न्यूमेरिकल आगे नहीं चलेगा। ग्राफ मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने फिगर का जिक्र किया हुआ है, फिगर बुक में मौजूद है, उससे ग्राफ हमें देखना होगा, उससे हमें ये टी निकल कर आएगा 0.4 सेकेंड। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ग्राफ चला दूँगा, ठीक है, वरना अगर नहीं भी चलाया तो टी की वैल्यू मिल गई है आपको। अब आसान है कैलकुलेट करना, अब मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सबसे पहले में टी आ चुका है, टी हमारे पास आ गया 0.4। ये आप ग्राफ देखोगे ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि टाइम पीरियड क्या निकल रहा है। अब फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फॉर फ्रीक्वेंसी पेपर में नहीं आते इस तरह का ग्राफ वाले सवाल, हाँ, लेकिन एक पार्ट आ सकता है इसका कि वो टाइम पीरियड दे दो और फ्रीक्वेंसी पूछ ले। तो ये आ गया आपके पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो क्या दिया हुआ है आपको 0.4, तो 0.4, तो इसको कर लेते हैं सॉल्व हम अपने कैलकुलेटर से। 1/0.4, ये सिंपल कैलकुलेशन है, पॉकेट कैलकुलेटर से हो जाएगी, तो उससे कोई मसला नहीं होगा आपको। पॉकेट कैलकुलेटर अलाउ होता है हर्ट्स। ये लो, पहला काम आ गया, फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गई 2.5 हर्ट्स। अच्छा, एक और चीज़ मांगी थी, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको पता है, फॉर वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको पता है, v = f लैम्डा, ठीक है। लैम्डा चाहिए ना, तो इधर ले आओ। v कितना दिया हुआ है 4, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 2.5, तो जस्ट कैलकुलेट कर लो। 4/2.5, द आंसर इज 1.6। लैम्डा = 1.6 हर्ट्स। ये लो 1.6, देखो सही है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, समझ में आ गया, परेशानी नहीं हुई। बस जस्ट फिर मैं बोल रहा हूँ, इस टी को लेके कंफ्यूज नहीं होना। ये टी जो है वो आपको ग्राफ से मिलेगा, ग्राफ हुआ तो मैं चला दूंगा, ठीक है। और अगर पेपर में ग्राफ नहीं भी दिया तो टी गिवन कर देंगे, और फिर आपसे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मांग लेंगे, ठीक है। तो ये नहीं समझना कि ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं होता तो गेस्ट पेपर में रखते ही नहीं ना, आपका और अपना टाइम दोनों सेव करते। और अनीस हुसैन में गेस्ट पेपर में न्यूमेरिकल नहीं था, मैंने चेक कर लिया था, आप भी एक बार चेक कर लेना। चैप्टर 10 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं, बल्कि तीसरा है, न्यूमेरिकल नंबर 3। देखो वही गिवन डेटा और टू फाइंड। चलिए ये तो ख़त्म हो गया। चलो 50 वेव्स, 50 वेव्स हैं, तो वेव्स लिख लो अभी इसको, ठीक है। 50 हैं, ठीक है। वेव्स कितनी है आपके पास? 50 हैं। अब आप बोलोगे सर ये एक वेव कब बनती है? देखो एक साइकिल इस तरह से होता है तो एक वेव बनता है। अब कैसे पता चलेगा, सुन लो ज़रा। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रस्ट, एंडिंग पॉइंट ऑफ ट्रस्ट, दोनों मिलाओगे ना, ये देखो इतना हिस्सा मिलाओ और फिर नीचे वाला हिस्सा मिलाओ, तो ये एक वेव बन जाता है। समझ में आ रही है एक वेव कैसे बनी? एक साइकिल को एक वेव कह रहे होते हैं हम। तो ये साइकिल कहूँ तो मैं, ये एक साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल है। यानी इसने शुरू किया, ये मैक्सिमम में, पॉजिटिव में मैक्सिमम गया, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम गया और फिर दोबारा जीरो पे आ गया, तो एक वेव हो गई। और ये सब हम देखना सीख चुके हैं। अच्छा, थ्रो अ पॉइंट, एक पॉइंट का रोप, मतलब समझो एक रोप है, समझो ये एक रस्सी है, ये एक रस्सी है, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने इसको जर्क किया, तो जब जर्क करोगे तो इस तरह से वेव बनेगी, इस तरह से वेव बनेगी। आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब समझ लो एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर, अच्छा इस पॉइंट पर आपके पास क्या हो गया, 10 सेकंड बाद आपने चेक किया, ठीक है, तो टाइम कितना हो गया, 10 सेकंड हो गया, 10 सेकंड, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा मैं आसान कर देता हूँ इसको। आपने यूँ जर्क किया, जर्क कर रहा, आपने 10 सेकंड बाद देखा तो आपके पास 50 वेव आ रही हैं। आप वैसे तो ये काउंट नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा बहुत अगर रफली भी कैलकुलेशन करें तो आपने अंदाज़ा लगाया कि 50 वेव आ रही हैं 10 सेकंड बाद।
तो ये 50 वेव हो गई, 10 सेकंड टाइम हो गया, इससे फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। कैसे आएगी अब आप समझ गए होगे। पहला ही उन्होंने कहा है कि फ्रीक्वेंसी बताओ बच्चों, उसके बाद उन्होंने कहा टाइम पीरियड बताओ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है वेवलेंथ आपको गिवन करती है 8 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास सब कुछ जो है वो एसआई में है, तो हम इसे क्या करते हैं एसआई में ले जाते हैं। तो ये सेंटीमीटर क्या है, प्रीफिक्स, जो कि बराबर होता है आपके पास 10⁻⁻2 के। चाहो तो डिवाइड करा दो 8 को 100 से, या डिवाइड कराओगे तो भी ऐसे ही आएगा, 8 × 10⁻² मीटर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये आप ऐसे लिख रहे हो वैसे लिख रहे हो। देखो ये नोटेशंस तो हमें बहुत टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं ना, हमें तो बहुत टाइम से ये नोटेशंस आती हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं इसको लिखूं तो ये कितने के बराबर आ रहा है, 8 / 100 तो 0.08 आ रहा है, ठीक है। ऐसे लिख लो, दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हो पेपर में जाके, बस आंसर सही लिखना। अच्छा, कैलकुलेट द वेव स्पीड, एक और चीज़ जो है वो वेव की स्पीड पता करनी है। अब सॉल्यूशन करते हैं। देखो भाइयों, सबसे पहले क्या निकालना है, क्या निकल सकता है सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकल सकती है, तो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं फॉर एफ। तो एफ इज इक्वल टू वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये फ्रीक्वेंसी निकल आएगी इस तरह से। तो 50 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया, फ्रीक्वेंसी आ रही है आपके पास 1 सेकंड में कितनी वेव्स आ रही हैं, 5, तो 5 हर्ट्ज हो गई आपके पास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये लो इस तरह लिख लो, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब टाइम पीरियड निकालना कौन सा मुश्किल है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला में पता है, तो f इज इक्वल टू 1/t, तो f इज इक्वल टू 1/5। तो कैलकुलेट कर लेते हैं ज़रा इसको, 1/5, ये तो सिंपल पॉकेट कैलकुलेटर से भी हो जाएगा। 1 मिनट, फार्मूला गलत लिख दिया, टाइम को इधर ले आओ, फ्रीक्वेंसी को इधर ले आओ, t सेकेंड। तो टाइम पीरियड जो एक वेव के लिए है वो 0.2 सेकेंड है। चलो टाइम पीरियड भी सही आ गया और ये भी सही आ गया। अब हमें कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी। तो फॉर v के लिए तो बहुत आसान है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। व्हाट इज द वैल्यू, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा, 0.08। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, कैलकुलेट कर लो, 5 × 0.08, द आंसर इज 0.4 मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी लिख सकते हो यूनिट, जहाँ भी यूनिट लिखना भूले ना नंबर कट जाएंगे। तो मैं कहीं यूनिट लिखना तो नहीं भूले ना, हाँ सही है, तो बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो इसको रिमूव करके आगे चलता है। न्यूमेरिकल ना पता है बहुत कम दिए हुए हैं गैस पेपरों में, जबकि न्यूमेरिकल ही ज़्यादा आते हैं और न्यूमेरिकल में ही अच्छे नंबर मिलते हैं। यकीन मानो जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे ना उतने ज़्यादा अच्छे नंबर आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो जब भी मैं कहता हूँ न्यूमेरिकल करो, 4 करते हैं। सपोज अ स्टूडेंट, एक सपोज करो आपके पास एक स्टूडेंट है, चलो यहाँ पे करते समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। समझो ये एक स्टूडेंट है, सामने खड़ा हुआ है वाटर के, पानी के पास खड़ा हुआ है, ठीक है। जनरेट वेव, एक वेव जनरेट करता है इन अ स्लिंकी। चलो पानी के पास नहीं खड़ा हुआ, एक चीज़ के पास खड़ा हुआ, समझो एक वेव जनरेट करता है। ये लो वेव जनरेट हो गई, ठीक है, वेव जनरेट हो गई। द स्टूडेंट हैंड मेकिंग 1 कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑक्सीलेशन। एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन के लिए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए, ये कंप्लीट ऑक्सीलेशन कहलाती है। जब एक साइकिल आ जाता है ना यहाँ तक, इसे एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन कहते हैं। तो उसके लिए उसे टाइम जो लगा वो लगा t इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड, इतना टाइम इसे लगा। ये वेवलेंथ हो गई और टाइम कितना लगा, 0.40 सेकेंड लगा। द वेवलेंथ इन अ स्लिंकी इज, वेवलेंथ कितनी निकली इसने, 0.60 मीटर की निकाली। फॉर द वेव डिटरमाइन, अब आपने डिटरमाइन क्या करना है, पीरियड तो उन्होंने दे दिया था ना, पीरियड तो पता है हमें, पता चल गया, उन्होंने कह दिया। अच्छा
अब उन्होंने पीरियड दिया हुआ फिर भी कह रहे हैं पीरियड बताओ, क्योंकि उन्होंने ना वर्ड पीरियड इस्तेमाल नहीं किया। देखो यहाँ इस्तेमाल किया द स्टूडेंट हैंड मेक्स 1 कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑक्सीलेशन। देखो 1 कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑक्सीलेशन का मतलब क्या है, देखो फोर्थ ऊपर बैक नीचे, इसका मतलब एक कंप्लीट साइकिल किया उसने, इसीलिए उन्होंने वर्ड पीरियड इस्तेमाल नहीं किया, कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑक्सीलेशन का, तो ये टाइम पीरियड ही बनता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा सभी कैलकुलेट करके बताओ। बेसिकली वो आपको मिल जाएगा वहीं पर, जस्ट आपने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो पता चलेगा। तो टी हमें पता चल रहा है 0.40 सेकेंड आ गया। अच्छा, दूसरे में वो मांग रहे हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कौन सी मुश्किल है यहाँ पर, तो f इज़ इक्वल टू 1/t, तो 1, ये लो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, कैलकुलेट करते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 0.4, द आंसर इज f इज़ इक्वल टू 2.5 हर्ट्ज़। ये लो ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्या मांग रहे हैं, अगला मांग रहे हैं सिंपल वही हर बार की तरह वेलोसिटी। तो v इज़ इक्वल टू, सारे देखो एक ही जैसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप करके नहीं गए तो फिर भी कर लोगे, पेपर में करके तो जाना पड़ेगा आपको। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.5 मल्टीप्लाई 0.60, द आंसर इज 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, सही आया। उन्होंने यूनिट ऐसे लिखा हुआ है तो कोई मसला तो नहीं है ना, इन्वर्स करके। अच्छा, अब अपने एक पेपर का आखिरी न्यूमेरिकल करते हैं। वेव ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपिगेट। अच्छा, बात समझो, इसको समझना, ये कॉन्सेप्ट है, ये मज़ेदार है, ठीक है। 5 बार समझो, ये एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। गिवन डेटा लिख लो और 2 फाइंड लिख लो। क्या कह रहे हैं, वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपिगेट एट। समझो ये एक वेव थी, पानी में आपने वेव बनाई, उसने प्रोपिगेट किया। अब वो किस स्पीड से प्रोपिगेट करी, प्रोपिगेट यानी मूव करना, किस स्पीड से मूव कर रही है वो मूव कर रही है 0.90 मीटर पर सेकेंड। यूनिट से भी समझ आ रहा है कि स्पीड है। इफ़ द स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब यहाँ पे टकराएगी तो क्या होगा, पानी उड़ेगा। देखा होगा ना स्विमिंग पूल में, आप कूदते हो, वेव बनती है, वेव जाके कोने से टकराती है, फिर पानी उड़ता है, फिर वेव वापस आती है। तो यहाँ पे टकरा कर समझो यहाँ से वेव वापस आ गई। पहले वेव इस तरफ गई, फिर टकरा के वापस आ गई, क्योंकि देखो पानी सामने बाउंड्री है ना, बाहर तो नहीं जाएगी ना वेव, टकरा के वापस आएगी। अच्छा, तो यही बात कह रहे हैं, देखो ऑब्जर्व द वेव गो टू द अपोजिट एंड, यानी टकरा कर वापस आ गई। रिफ्लेक्ट वर्ड वाज है एंड रिटर्न इन, और टकरा कर वापस आने में कितना टाइम लगा, यहाँ से लेकर जाने में और फिर वापस आने में इसको टाइम लगा 30 सेकेंड का, काफ़ी बड़ा टाइम है। तो इसको टी लिख लेते हैं सिंपल। हाउ फार अवे इज़ द अदर एंड ऑफ द पूल। ये पूछ रहे हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, ये बताओ। यानी दूसरा एंड, ये पहला एंड है और दूसरा एंड, ये कितना डिस्टेंस पर है एक दूसरे से, ये बताना है। देखो कितना ज़बरदस्त न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है, ज़बरदस्त से आसान है। उन्होंने बताया क्या है, उन्होंने कहा हमने यहाँ से वेव को शुरू किया, यहाँ पे वो टकरा कर वापस आई, वापस आने में 30 सेकेंड लिए, स्पीड उसकी इतनी गई। आपको क्या निकालना है कि डी आपके पास क्या है, डी कितना है, डिस्टेंस कितना है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के दरमियान। सोल्यूशन की हेडिंग डालो, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास सिंपल फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू s अपॉन टी, ठीक है, ये हो गया। s इज इक्वल टू वी टी, तो s इज इक्वल टू 0.90 और टाइम कितना 30। अब ज़रा आप एक दिमाग लगाओ यहाँ पर, ये जो निकाल रहा हूँ ये कौन सा डिस्टेंस है, मैंने जब भी उसे d नहीं लिखा, s लिखा है। एक मिनट ज़रा से मैं कंफर्म कर लूँ, हम सही काम तो कर रहे हैं ना, ठीक है। तो 27 मीटर आ गया मेरा, सही आ रहा है। अब ज़रा एक बात बताओ, मैंने टाइम कौन सा रखा, मैंने टाइम तो वो वाला रखा जो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से गया, फिर वापस यहाँ पर आया। यानी ये तो जो डिस्टेंस आ रहा है ये तो डबल आ रहा है। क्यों, देखो अगर वो मुझे ये कहते ना एक एंड से दूसरे एंड जाने में 30 सेकंड लगे, फिर तो ये सही था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा 1 सेकंड से दूसरे एंड पे गए
दूसरे से वापस आए तो ये कौन सा टाइम आ गया, यानी यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा होगा, 15 सेकेंड, और फिर 15 सेकेंड में ही आप वापस आ गए। अमूमन ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखो जब वेव जाएगी ना तो उसकी स्पीड अलग होगी, टकरा कर वापस आने में स्पीड अलग होगी, कुछ लॉस होगा, मगर आपको वो लॉसेस नहीं पढ़ाए जा रहे, आपको सिंपल बात पढ़ाई जा रही है। अपना टाइमर ऑन करो, समझो मैं एक वेव हूँ, मैं यहाँ पे गया, यूँ टकराया, 15 सेकंड मुझे लगे टकरा यहाँ तक आने में, फिर वापस मैं यूँ आया, 15 सेकंड मुझे मज़ीद लगे, तो 30 सेकंड हो गए। मैंने 30 रख के काम करा है, जबकि मुझे 15 रखना चाहिए था। अब मुझे क्या करना चाहिए, यही जो आया है इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास एक एंड तक के लिए डिस्टेंस आ जाएगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के लिए आ जाएगा। तो क्या होगा, d = s/2। s क्या है, s वो डिस्टेंस है जो इसने 2 बार कवर किया है। s वो डिस्टेंस है, पहले ये यूं गया, पहले ये यूं गया, फिर ये यूं आया, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आपका s है। हमें s नहीं चाहिए, हमें d चाहिए। s क्यों निकला, क्योंकि आपने टाइम 30 रख दिया, आपने आने का टाइम भी लगा लिया, जाने का टाइम भी लगा लिया, अब सिर्फ जाने का टाइम लगाओ, तो उसको 2 से डिवाइड करा दो सिंपल, तो कितना 27 है ना, डिवाइडेड बाई 2, तो ये कुछ मेरे ख्याल से 13 के करीब आएगा, हाँ 13.5 आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक आ गया। इसी बात पे सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, फॉलो सब बनता है। चलो आखिरी करते हैं, ये आपको ना उसमें भी दिया हुआ है, प्रैक्टिकल सेंटर में दिया हुआ है। अच्छा, अनीस हुसैन में नहीं दिए, मैंने देख लिया था पहले ही, तो उसमें उन्होंने नहीं दिए, उन्होंने जस्ट डेरिवेशन टाइप और इस तरह की चीज़ दी हुई है। प्रैक्टिकल सेंटर ने दिया हुआ है तो मैं इसलिए करा रहा हूँ, तो ये पीसी से करा रहा हूँ मैं, और एक ही दिया हुआ था, गिवन डेटा। अब आप बोलोगे सर आपकी कोचिंग में इतना ज़्यादा, देखो इन्होंने तो गेस्ट पेपर आखिर के वक्तों में दिए ना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना पहले, हम तो 5-6 महीने पहले दे देते हैं, तो इसलिए हमारे में ज़्यादा होता है मटेरियल, ताकि ज़्यादा पढ़ लो आप। तो अगर कम हम भी इस टाइम पे देते तो शायद हमारे में भी 1-2 ही होते हैं न्यूमेरिकल, लेकिन अभी भी बहुत कम हो गए हैं ये आपके लिए। अ स्लिंकी हैज़ प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक स्लिंकी है उसमें प्रोड्यूस हो रही है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव देखिए ना, जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल सेम ही डायरेक्शन में होते हैं। द वेव ट्रैवल एट अ स्पीड, स्पीड कितनी है वेव की, 40 मीटर पर सेकेंड, एंड द फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 हर्ट्ज़ की। व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, ये कुछ नहीं मांग रहे, जस्ट आपसे वेवलेंथ मांग रहे हैं। आओ यहाँ समझो ये क्या रहे हैं, शायद आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा ये जगह, चलो यहीं कर लेते हैं। देखो इस तरह होता है ना लॉन्गिट्यूडनल वेव में, कंप्रेशन और रेडिफेक्शन का एरिया। तो देखो वो ये पूछ रहे हैं कि कंप्रेशन और रेडिफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बताओ, और उसी को हम वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। सेपरेशन बेसिकली कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद दूसरा। तो सोल्यूशन लिख लेते हैं, v = f लैम्डा। वैसे अगर रट्टे लगाओ तो बड़ा आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करो तो बहुत मुश्किल है। अब यहीं पे बच्चे जो है ना थोड़ा सा कुलैब कर जाते हैं, शुरू में वो रट लेते हैं चीज़ें, क्योंकि ये आसानी से रटी जा सकती हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट ना क्लियर करने की वजह से फर्स्ट ईयर में बात समझ नहीं आती, जिस वजह से नंबर कट जाते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, तो जस्ट लैम्डा कितना आया आपके पास, 2 मीटर का, नहीं बल्कि 1 मिनट रुको, अच्छा एक मसला है, 1 मिनट रुको, एक मसला है। देखो अगर हमसे गलती हो रही है, वो गलती क्या है कि डिस्टेंस आपको और वेलोसिटी आपको मीटर में दी ही नहीं थी, उन्होंने सेंटीमीटर पर सेकंड में दी थी, तो अब ये आंसर नहीं आएगा। चलो अच्छा वो पकड़ में आ गई, वरना तो अगर मीटर दिया हुआ होता ना फिर तो ठीक था, लेकिन ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो क्या होगा आपके पास, लैम्डा = 40, सेंटी को अगर मैं, सेंटी किसका प्रीफिक्स होता है, 10⁻², अब 20, अब सही आएगा आंसर। देखो आप टेंशन नहीं लो, आप चाहो ना तो इसको 100 से डिवाइड कर लो तो भी यही चीज़ बनेगी, 40 × 10⁻², ठीक है, या 0.4, ठीक है। तो चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 0.4, इसको सॉल्व करोगे 0.4 आएगा और 20। अब देखो अब आंसर ठीक आएगा, तो 0.4 डिवाइडेड बाई 20, द आंसर इज़ 0.02। 0.02, मैं खुद भी हैरान, इतनी ज़्यादा वेवलेंथ आ रही है। चलो अब सही है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, अभी तो गलती नहीं हो गई, हाँ नहीं अब सही है।
तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 2025 के लिए। तो आसान थे, बहुत मुश्किल नहीं थे, जस्ट छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स इसमें थे। मगर आप इसे छोड़ोगे ना तो फर्स्ट ईयर में जब ये दोबारा ये चीज़ें आएंगी बड़े लेवल पर होकर और न्यूमेरिकल पे कंडीशन वाइज और हार्ड हो जाएंगे तो मुश्किल होगी। तो इसे नहीं छोड़ना। कुछ ना समझ में पूछ लेना, गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।